हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस फॉर क्लास 11th और इसमें हमने पिछले सेशन में किया था कुछ फंक्शंस के ग्राफ। आज हम उसी को कैरी ऑन आगे कर रहे हैं। तो इसमें आज मैं ले रही हूँ आपका पॉलिनोमियल फंक्शन। वैसे तो देयर आर मैनी पॉलिनोमियल फंक्शंस, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल फंक्शंस आर देयर, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ दो ही सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन जो सिंपल मोस्ट पॉलिनोमियल फंक्शंस है, सिर्फ उन्हीं के ग्राफ बनाकर आपको बता रही हूँ। एंड दिस आर गोइंग टू बी यूज्ड इन योर नेक्स्ट 12th क्लास ऑल्सो। इनका जो ग्राफ होता है 12th में आपका यूज होता है, इसलिए जरा इन दो ग्राफ्स को हम देख लेते हैं। पहला मैं ले रही हूँ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये बात पहले ही मैं आपको बार बार पिछले अपने सेशंस में भी क्लियर करती जा रही थी कि जो भी हम फंक्शंस ले रहे हैं वो सारे क्या है, रियल फंक्शंस है। रियल फंक्शंस का मतलब है उनका जो डोमेन और को डोमेन है वो दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब ये fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो अगर आप इसमें इसका ग्राफ बनाते हैं, इसलिए पहले टेबल बनाते हैं, तो आप नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे x की, नेगेटिव में, पॉजिटिव में, जो भी वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द y फॉर दैट। तो वही हम पुट करें, -2 पुट किया तो -2 का स्क्वायर +4 आ जाएगा, -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर 1, 0 पुट किया तो 0, 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया y, और 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अगर आप इसकी प्लॉटिंग करते हैं, आप इसका ग्राफ बनाते हैं, तो आप देखिए आपके पास ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा 1 2 3 4 -1 -2 -3 x डैश x, और ये आपके पास है y y डैश। तो ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। देखिए आप यहाँ पर देखिए -2 है तो आंसर ये -2 पर ये 4 है, सॉरी 4 पॉजिटिव है, माइनस क्योंकि स्क्वायर है। आप देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है तो पावर इवन है। सो फॉर ईच नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव, फॉर बोथ नेगेटिव एज वेल एज फॉर पॉजिटिव, द आंसर विल बी पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर जो है x की जितनी चाहे नेगेटिव वैल्यूज है, पॉजिटिव वैल्यूज है, उनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो -2 का स्क्वायर पॉजिटिव यहाँ पर है आपके पास, -1 का स्क्वायर 1 है। देखिए -1 आपने x रखा तो y आपका 1 है, ये है, 0 पर 0 है, 1 पर 1 है, यहाँ पर देखिए 1 पर 1 है, और 2 पर 4 है, 2 पर 4 है। और इसी तरीके से ये होगा, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से ये आ रहा है, यू शेप बनेगा ये आपका। ठीक है, तो इसमें अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करूँ तो ये एक तरीके से आपके पास क्या है, पैराबोला है ये आपके पास। आप अभी जो आप कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें इसी के बारे में पढ़ना है। ये सारा पैराबोला है आपका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज द पैराबोला विच इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी कि ये आपकी जो फिगर बनेगी वो सिमेट्रिकल बनेगी, अनसिमेट्रिकल नहीं है ये। आप इसमें अगर हम डोमेन ऑफ द फंक्शन देखें और रेंज ऑफ द फंक्शन देखें, डोमेन होता है कि x की आपकी क्या वैल्यूज हैं, क्या वैल्यूज आप इसमें पुट कर सकते हैं, जिससे कि ये जो फंक्शन है वो जो हमें वैल्यूज देगा, इमेजेस देगा, वो भी रियल वैल्यू रहेंगे। तो आपने देखा कि आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, आपके पास y की भी वैल्यू रियल वैल्यू आ रही है। तो x की वैल्यू यानी कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, तो ऑल रियल नंबर्स, दिस इज योर डोमेन, या फिर हम इसको -∞ टू +∞ भी लिख सकते हैं। अब रेंज क्या है, रेंज आप कुछ थोड़ा सा देखो, इसमें रेंज होता है y की वैल्यूज, आपका जो आउटपुट आ रहा है, जो इमेजेस आ रही हैं, तो आप ये देखिए जो भी इमेजेस आ रही हैं, चाहे आप नेगेटिव पुट कर रहे हो तो भी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव पुट करने पर पॉजिटिव। और अगर ग्राफ वाइज भी आप देखो तो आप x के चाहे नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर लो, पॉजिटिव भी पुट कर लो, लेकिन y तो ऊपर ही आ रहा है ना, y तो ऊपर है, y ऊपर क्या है, पॉजिटिव, तो y का मतलब आपका होता है रेंज। ठीक है, तो रेंज तो हमेशा पॉजिटिव ही आ रही है, और उसमें 0 इज ऑल्सो इंक्लूडेड है, देखो 0 भी आ रहा है आपका। तो आपका रेंज हो गया 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन ऑफ वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन, बट दिस टाइम आई हैव टेकन वन अनदर पॉलिनोमियल फंक्शन इन विच द पावर इज ऑड। In the previous example the power was even,
और इसमें हमने पावर ऑड ली है इसकी, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब आई हैव टेकन। अब इसमें मैंने इसमें इफ आई एम पुटिंग x इज इक्वल टू -2, सो -2 का क्यूब दैट इज इक्वल टू -8, तो y -8 आ गया। फिर x को मैंने -1 पुट किया, -1 क्यूब इज इक्वल टू -1, 0 पुट करोगे 0 क्यूब इज 0, 1 पुट करोगे 1 क्यूब इज इक्वल टू +1 and 2 cube is equal to +8. If you take these points here on the graph, then -2 is giving you -8, okay, and -1 is giving you -1, 0 is 0, 1 पर 1 है, 1 पर 1 है, 2 पर 8, 2 पर आपके पास 8 है. So you are getting the graph of this type here. You can see here when the value of the x is negative, then value of the y is also coming negative. ये नीचे नेगेटिव है, तो x की वैल्यू अगर आप नेगेटिव ले रहे हैं तो y भी नीचे नेगेटिव आ रहा है, और x अगर पॉजिटिव है then you are getting the positive value. यानी कि आप पहले तो अगर डोमेन की बात करें कि डोमेन की क्या क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं, डोमेन तो हम x की नेगेटिव वैल्यूज वी कैन पुट, वैल्यूज ऑफ x कैन बी पॉजिटिव आल्सो, यानी नेगेटिव पॉजिटिव ऑल द वैल्यूज ऑफ द x you can put. तो आपका डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स आ गया, यू कैन पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ द x. अब x की कोई भी वैल्यू पुट करो, नेगेटिव पॉजिटिव डेसिमल में स्क्वायर रूट में कुछ भी पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर. दैट्स व्हाई इट्स अ रियल नंबर. नाउ कम टू द रेंज. रेंज आप देखिए जरा, अगर आपने नेगेटिव पुट किया देन यू आर गेटिंग द नेगेटिव आंसर, है ना, नेगेटिव आंसर आ रहा है. और y अगर आप पॉजिटिव x की वैल्यू पुट कर रहे हो तो पॉजिटिव, तो y भी आपका नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव वैल्यूज आ रहे हैं. मींस ये देखो यहाँ पर भी ये कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू y की ये है, अगर x की वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर रहे हैं तो y की नेगेटिव वैल्यूज, x की वैल्यू ये पुट कर रहे हैं तो y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू. फॉर ईच value of x in real numbers you are getting corresponding value of y also in the real numbers. ये भी आपका रियल नंबर्स है, ये भी रियल नंबर्स है, तो x की अगर आप कोई भी रियल नंबर में वैल्यू ले रहे हो तो आपके पास y की भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू रियल नंबर में आ रही है. तो इमेजेस आर आल्सो रियल नंबर्स और सेट ऑफ इमेजेस इज नोन एज द रेंज. तो रेंज भी आपका रियल नंबर हो गया. तो समझ आ गया मेरे ख्याल से ये वाला ग्राफ भी आपको, ठीक है. Next function I have taken the rational function. Rational function is of the form fx upon gx, where fx and gx both are two polynomial functions. Okay, these are both real functions, polynomial functions, and this denominator, this gx is not equal to 0, and I have taken the most you can say simple one, simple most one function hx is equal to 1 upon x. 1 is a constant function and x, that is a polynomial function, simple most polynomial function. So I have taken few points to draw it. If I take x is equal to 5, 1 upon 5 means 0.2. If I take x is equal to 4, then 1 upon 4 is 0.25. If I take x is equal to 2, then 1 by 2 means 0.5. If I take x is equal to 1, so 1 upon 1 means 1. If I take x 1 by 2, 1 by 2 means 0.5, then it becomes 2. Because denominator of denominator becomes numerator. So if I take x is equal to 1 by 2, then y is 2. If I take x is equal to 1 by 4, then y becomes 4. Same will be for the negative values of the x. अगर आप negative लेते हैं तो यहाँ पर minus minus y भी negative values आ जाएंगे. Let us try to draw this. When x is equal to 5, y is 0.2. Y is 0.2. Suppose it is here, because 0.5 will be here, so it will be here. It will be here, like here. Now when x is 4, y will become 0.25. Little bit up it will go. When x is equal to 1, x is equal to 2. Sorry, x is equal to 2. Then y will move little bit more in upward direction. When x is equal to 1, y will be 1. So if x will be 2, if you take x will be 2, then 1.
if okay, and 0 we have not to take. X is not equal to 0, you know that x can't be 0. Yes, if you take one more value, if x is equal to between 0 and 1, that is 0 and 1 आपने लिया 1 point, ये this is 1 by 2 means here somewhere here, then it is y is 2, y is 2 here. If you take x is equal to 1 by 4 यानी 0.25, यानी आपने लिया 0.25, if this is 0.5, so 0.25 will be here, then y will become 4, it will be here. So in this way, if you draw the graph, if you join these points, you will get the graph like this. Okay, as it is moving towards 0, the value is going more and more. As the value of the x is increasing, you can see as the value of the x is increasing, the value of the y is coming down. It is decreasing. Value of x is increasing, but the value of the y is decreasing. Now come to the negative values. When x is equal to -5, let us start from this side. Y is equal to -0.25. Here it is. Okay. When x is equal to -4, so it is going little bit upward direction. It is here. -2 is -0, so here. -1, so it is here. It is here. -1.2 पर 2 चला गया इधर. It is, और यहाँ जाएगा तो ये it is coming like this. इस तरीके से ये आपका ग्राफ जो रैशनल फंक्शंस का है, सिंपल मोस्ट. ये अकेला एक रैशनल फंक्शन नहीं है, देयर आर सो मेनी रैशनल फंक्शंस. तो मैंने जो उसमें से सबसे सिंपल वाला रैशनल फंक्शन आपका लिया है और उसका ग्राफ ये आपके सामने है. Now let us discuss the domain and range of this function. Domain of this function क्या हो सकता है, यानी आपने अभी देखा कि हमने x की वैल्यू 0 नहीं रखा. अगर हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं तब it becomes undefined, यानी बाकी आप कोई भी वैल्यू x की रखेंगे, आपको y की वैल्यू मिल रही है, लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते. तो आप all real numbers you can put except 0. 0 नहीं रख सकते, तो all real numbers except 0. So this is the domain. Range क्या है, range क्या है इसका? हाँ जी, रेंज जो y की वैल्यू होती है, देखो y की वैल्यू कहीं पे वो 0 पर टच नहीं कर रही, सारी y की वैल्यूज आ रही हैं. आप इधर देखिए ऐसे इन्फिनिटी तक ऐसे चलता जाएगा, बट इट विल नेवर टच दिस लाइन, इट विल नेवर बिकम 0. ये कभी 0 नहीं बनेगा. इट विल मीन्स यू y कैन ऑब्टेन एनी वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स फ्रॉम द रियल नंबर्स. व्हेन यू पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, different values of y from the real numbers are possible except 0. 0 नहीं आ रहा, from the graph itself it's clear. और वैसे भी अगर आप यहाँ पर देखिए, आपका ये y is equal to 1 by x है, y is equal to 1 upon x है. जब न्यूमरेटर में यहाँ 1 कांस्टेंट कर दिया, न्यूमरेटर में 1 है, तो आप ये तो लगा लीजिए कभी भी 1 upon anything can never become equal to 0. ठीक है, तो 0 नहीं हो सकता. तो आपका रेंज भी यही है कि ये, ठीक है, 0 नहीं होगा. Yes students, now I'm going to introduce one new function to you, that is the signum function. अभी तक तो जो functions आपने किए थोड़े बहुत पहले कभी ना कभी कहीं पढ़े होंगे. ये function ऐसा है जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ. signum function है fx is equal to 1 for all the values of x greater than 0. अगर x की वैल्यू greater than 0 है तो आंसर हमेशा है 1. ठीक है, और अगर x की वैल्यू 0 है तो आपका आंसर है 0, और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो आंसर है हमेशा -1. अगर इसका टेबल है, तो टेबल की जरूरत नहीं है, मैं सही बात बताऊं, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको, क्योंकि हम सभी पिछले फंक्शंस में टेबल बना रहे थे, तो हम इसमें भी टेबल से क्यों नहीं कर रहे, तो चलो मैं आपको टेबल से बताती हूँ. तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले x की पॉजिटिव वैल्यूज, जैसे मैंने लिया 3, 2, 1, फिर लिया 0, फिर नेगेटिव वैल्यूज -1, -2, -3. तो अब मैं y की रेंज की वैल्यूज देखूंगी. देखो 3x की जो वैल्यू है 3 ग्रेटर देन 0 है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो आंसर है 1. फिर 2
दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। x अगर 2 है दैट इज ग्रेटर देन 0 तो y की वैल्यू है 1। वैसे ही 1 x इज ग्रेटर देन 0 1। लेकिन अगर x 0 आ जाता है, अगर x की वैल्यू 0 आ गया, अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0 है। अब x की वैल्यू लेस देन 0 यानी x की वैल्यू नेगेटिव, लेस देन 0 मींस नेगेटिव। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो आंसर हमेशा -1। ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ ग्राफ पर दिखाऊं तो पहले मैं इसका कर देती हूँ। अगर x 0 है तो y भी 0 है ना, यही है ना, अगर x 0 तो y भी 0, ये वाला पॉइंट है। x 0 y 0 मतलब ओरिजिन, ये वाला पॉइंट है आपका। अब इसके बाद है अगर x की वैल्यू 1 है 2 है 3 है या इसके बीच में कुछ भी होती तो आंसर हमेशा क्या है 1 1 1 1 1। यही लिखा ना, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 y हमेशा 1। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी इधर कोई भी लोगे आंसर हमेशा 1 है, यानी ये है। ठीक, इसको यहाँ पर अंदर डार्क मत करना। ठीक, इससे ये है कि 0 पर 0 नहीं है, 0 पर तो 0 है जिसको हमने डार्क किया। अब आइए अगर x की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं यानी कि यहाँ इस साइड x की कोई भी वैल्यू ले रहे हो तो आंसर क्या है, यानी y की वैल्यू क्या है -1। ये है, ये इधर इसको भी डार्क नहीं करना, सिर्फ सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये है आपका ग्राफ फॉर सिग्नम फंक्शन। अब इसका कभी डोमेन या रेंज पूछा जाता है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द सिग्नम फंक्शन, व्हाट इज द रेंज ऑफ द सिग्नम फंक्शन, बिकॉज दिस फंक्शन इज नोन बाय नेम। बाय नेम इसे पूछा जाता है तो आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा डोमेन क्या है इस फंक्शन का, रेंज क्या है इस फंक्शन का। तो डोमेन होता है x की क्या वैल्यूज पुट की जा सकती है। तो आपने देखा x की तो कोई भी वैल्यू आप पुट कर रहे हो, x की तो कोई भी वैल्यू आप पुट कर रहे हो ना, कोई भी 0 भी पुट कर रहे हो, या देखो 0 भी पुट कर रहे हो, पॉजिटिव भी पुट कर रहे हो, नेगेटिव भी पुट कर सकते हो, डेसिमल्स में भी है, मतलब तो सभी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। तो ऑल रियल नंबर्स, जिसके लिए ये वेल डिफाइंड है। रेंज, लेकिन रेंज का मतलब आंसर क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है। आंसर आपका देखो या तो 1 आया या 0 या -1, यहाँ पर देखो यही लिखा ना, या फिर देखो ये देखो 1 आ रहा है आंसर, या तो या 0 आया या फिर -1 आया, तो 3 ही आंसर आ रहे हैं आपके पास। तो रेंज हो गया इसका -1 0 एंड 1। आप ये देखिए करली ब्रैकेट में मैंने लिखा इसको, है ना, तो ये आपका इसका रेंज है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक और नया फंक्शन बताने जा रही हूँ। दिस इज ऑल्सो न्यू टू यू, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये भी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। देखिए दिस फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये इसका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मीन्स एनी वैल्यू, एनी let me explain it with the help of example. Suppose it is 2.1, 2.2, greatest integer of 2.1, greatest integer of 2.2, greatest integer of 2.3, greatest integer of 2.9, then greatest integer of 3, greatest integer of 2, then greatest integer of 3.1. And let me also take number line 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर। व्हाट आई एम सेइंग, द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज equal which is less than this number whatever is given here or less than this, यानी 2 से लेसर या इसके इक्वल, या पहले यहाँ पर देखिए 2.1, ये रहा आपका 2.1। अब ये 2.1 से लेस, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर, देयर आर सो मेनी इंटीजर्स व्हिच आर लेस देन 2। ये देखो 2.1 से छोटे जो इंटीजर्स हैं 2 है 1 है 0 है -1 -2 -3, ये सारे इंटीजर्स हैं जो 2.1 से स्मॉलर है, लेसर है। लेकिन इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है, इन सब में से ग्रेटेस्ट कौन सा है, 2। सो योर आंसर इज 2। अगर कोई इंटीजर है itself it is integer, then it is equal to that integer only. अब 2.2 से लेफ्ट साइड में there are so many integers but the greatest one is 2। 2.3 से जो आप देख लीजिए छोटे लेसर
there are so many integers, but which one is the greatest one among them? That is 2. 2.9 से ऐसे, that is 2. 3 itself is an integer, so write down 3. 3.1 पर आप यहाँ पहुंच गए, यहाँ पर है सपोज 3.1. तो 3.1 से स्मॉलर जो इंटीजर्स हैं, देयर आर मेनी इंटीजर्स, इनफाइनाइट इंटीजर्स which are smaller than 3.1, but which one is the greatest among them? That is 3. यानी कि आपको जो भी नंबर बोला गया है उसके जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है वो आपको लिखना है. ठीक है, अगर आप नंबर लाइन को याद करें, आप ये तो अगर नंबर लाइन को ध्यान में रख के करेंगे तो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. अब जैसे अगर सपोज करो मैं -2.1 बोलती, -2.2 या -2.9 या फिर -3, देन -3.1 या -3.4 या -7.5. अब इनका बताना हो आपको तो -2.1 इज हियर, है ना, -2.1 इज हियर. तो -2.1 के लेफ्ट में आपने देखना है, -2.1 के लेफ्ट में जो बिल्कुल उसके एडजेसेंट लेफ्ट में इंटीजर है वो कौन सा है? -3. ऐसे -2.2 के लेफ्ट में जो इंटीजर पड़ेगा -3, -2.9 यहाँ पर उसके एडजेसेंट में -3. -3 इटसेल्फ इज इंटीजर. -3.1 अगर आप देखो, -3.1 इज हियर, है ना. अब -3.1 इज हियर, ये रहा. इसके एडजेसेंट लेफ्ट में विच इंटीजर इज हियर? दैट इज -4. क्योंकि इसके लेफ्ट में बहुत सारे इंटीजर्स हैं, उन सब में से ग्रेटेस्ट तो यही है ना. ठीक, -3.4 में -4. अब -7.5 का आप खुद सोचिए क्या होगा. -7.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो सोचा आपने? हाँ, तो अब देखो जरा सही है या गलत है. आपका -5, -6, -7, -8 है यहाँ पर, है ना. तो -7.5 मतलब यहाँ पर ये है. इसके जस्ट लेफ्ट में कौन सा है? तो -8. मेरे ख्याल से आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन तो समझ आ गया होगा, है ना. ये किस तरीके से अब इसको हम इसका ग्राफ किस तरीके से बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ. हाँ जी, चलिए अगर मैं इसका टेबल बना के अगर आपको टेबल से ही समझाऊँ तो इसके टेबल में x1 पहले मैं नेगेटिव वैल्यूज ले रही हूँ. -3.1 तो -4 है ना. उसके बाद -3.2 -4, -3 -2.5 क्या होगा सोचो? -3 -2 ओके. इस तरीके से आपको अगर इसका टेबल के बजाय मैं डायरेक्ट कराती हूँ तो -3.1 था, -3.1 अगर आपने x लिया तो y आया आपके पास -4. उसके बाद -3.2 लिया तब भी -4 आ रहा है. -3 पर क्या था? -3 पर क्या होगा अगर आप सोचो? -3 पर क्या है? -3. तो -3 पर आपके पास आंसर था ये -3. ठीक है, ये रहा -3. लेकिन जब आपने -3.1 लिया तो आपके पास चला गया ये नीचे इधर, और -4 पर होगा -4. ये -2.9 यहाँ पर है. -2.9 पर क्या होगा जी? -2.9 पर भी -2.9 के लेफ्ट में क्या है? -3. तो ये चलेगा यहाँ तक. और -2 पर कहाँ आ जाएगा ग्राफ? -2 ये आ जाएगा. अब ये देखो इधर से आप इसको देखो, -1.5 हो, -1.6, -1.7, माइनस कुछ भी हो, लेकिन आंसर हमेशा -2 ही रहेगा, यही रहेगा. लेकिन जैसे ही आप -1 पर पहुंचोगे तो हम यहाँ इसको ऐसे कर देते हैं, क्योंकि जब हम -1 पर पहुंच गए तो इसको डार्क नहीं करो, इधर आ जाओ, फिर आप ये आ जाओ, क्योंकि अब आप आ गए यहाँ पर -1 पर ये. और -0.5 -0.6 सब पर आपका आंसर क्या आएगा? -1 ये है. और जब आप 0 पर पहुंचेंगे तो 0 पर क्या है? 0. अब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 का लोगे, नंबर लाइन पर देखो 0.1 के लेफ्ट में, 0.1 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 0. 0.2 के लेफ्ट में 0, 0.3 के लेफ्ट में 0, 0.9 के लेफ्ट में भी
0, तो कुछ भी वैल्यू आपका आंसर यही 0 ही रहेगा, यानी यही रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। और फिर 1 पर पहुंच जाएगा 1, ये पहुंच गया आपका 1 पर, आंसर है 1। 1.2 पर 1.1, 1.2, 1.3 कुछ भी हो आपके पास, तो 1.1 के लेफ्ट में, 1.1 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है 1, तो आंसर 1 होगा। 1.2 के लेफ्ट में भी, 1.3 के लेफ्ट में, सारे में 1 है आपका लेफ्ट में इंटीजर, तो सब में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.9999 तक तो 1 ही रहेगा। लेकिन जैसे 2 आया तो 2 को डार्क नहीं करना, 2 पर आंसर चला गया 2, ये चला गया 2। फिर 2.1, 2.2, 2.3, 2.9 तक आपके पास 2 ही रहेगा, और फिर 3 पर चला गया ऊपर। इस तरीके से ये आपका स्टेप्स की फॉर्म में ग्राफ बनता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब अगर आप इसका डोमेन देखिए, डोमेन क्या होता है, x की क्या वैल्यूज, आपने तो x की सारी वैल्यूज रखी ना, x की वैल्यूज तो आपने सब पुट की, यानी x की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, तो ऑल रियल नंबर्स हो गया। लेकिन जब आप इसका रेंज देखते हैं, रेंज में आप ये देखिए बीच में क्या है, गायब है ना, कोई ग्राफ नहीं है ना यहाँ पर, ये यहाँ पर कोई ग्राफ नहीं है बीच में, है ना, बीच में कोई नहीं है, तो y फिर कहाँ कहाँ है, आप कहाँ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो y का, 1 पर कर रहे हैं, 1 इज एन इंटीजर, 2 पर कर रहे हैं, 3 पर कर रहे हैं, -1 है, देखो y की वैल्यू -1 में आई, y की वैल्यू -2 आई, y की वैल्यू -3 आई, y की वैल्यू -4 आई। तो अगर मैं y की वैल्यू देखूं क्या आ रहे हैं, y की वैल्यू इधर से देखना चालू करूं, -4 है, ये देखो y की वैल्यू -4 है, बीच में कुछ नहीं है, फिर y की वैल्यू -3 है, फिर y की वैल्यू -2 है, तो आप -1 है, 0 है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ये आई आपके पास, है ना। यहाँ पर भी देखो y की वैल्यू यही आ रही थी ना आपके पास, चाहे हम x की वैल्यू डेसिमल में भी पुट कर रहे हैं, तो लेकिन y की वैल्यू क्या आ रही है, इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है, इंटीजर्स आ रहा है आपके पास, है ना, बीच में नहीं है ना y की वैल्यूज, तो हम लिखेंगे y इज द इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स है। हाँ जी बेटा, इस फंक्शन के साथ अब आपका ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस तो इट्स कंप्लीटेड एज इट इज व्हाटएवर इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। अब मैं कुछ आपको एक टिपिकल क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी मिसलेनियस का, और उसका एक एग्जाम्पल है, वो करा के उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डोमेन एंड रेंज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल नंबर 19 रिलेटेड, इट इज बेस्ड ऑन रिलेशंस एक्चुअली, और एक इस मिसलेनियस में ऐसा क्वेश्चन है सेम, और ये दोनों क्वेश्चन, चाहिए आपका कह लीजिए एग्जाम्पल है या वो जो मिसलेनियस का क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं एंड में, इस लेसन के एंड में, इस वीडियो के एंड में यही 2 क्वेश्चंस आपको कराने जा रही हूँ, प्लीज इनको जरा ध्यान से देखिए। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू। व्हाट इज क्यू? क्यू मीन्स द रैशनल नंबर्स, यानी कि आपका जो डोमेन, आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी रिलेशन आपका किस में से आएगा, रैशनल नंबर्स में से होगा, और जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का, जो भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उसका फर्स्ट एलिमेंट भी रैशनल नंबर्स में से और सेकंड एलिमेंट भी रैशनल नंबर्स में से है, एंड डिफाइंड बाय in this way that A, B is an ordered pair such that A and B दोनों ही आपके रैशनल नंबर को बिलोंग करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। एंड रिलेशन ये है, ये कंडीशन है आपकी, रिलेशन में कोई पर्टिकुलर आपको एक कंडीशन दी होती थी ना, तो इसमें ये दिया है कि आपका फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट, यानी कि दोनों का डिफरेंस, फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट का डिफरेंस जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए, वो एक इंटीजर होना चाहिए। तो अब इसने सबसे पहले बोला है कि शो करो कि ए यानी फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट अगर दोनों सेम है, तो अगर ऐसा होता है सभी रैशनल नंबर्स के लिए, सभी रैशनल नंबर्स के लिए बोला है, ये नहीं कि कुछ रैशनल नंबर में ट्रू है, सभी रैशनल नंबर्स फॉर ऑल, तो ये जो पेयर होगा जिसमें दोनों एलिमेंट सेम होंगे वो इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे। क्या ये ट्रू है? यू आर टू चेक इट। मैं जैसे एग्जांपल लेती हूँ, पहला एलिमेंट मैंने लिया, सपोज करो ए ले लिया मैंने, 0.5 ले लिया ए, या 1/2
आप जैसे मर्जी लिख लो, जिस मर्जी फॉर्म में लिख लो, डेसिमल फॉर्म या इस तरीके से लिख लो। 1/2 लिया तो अब क्योंकि ए बोल दिया इसने, यानी कि बी की जगह भी ए ही हो गया, यानी आपको बी की जगह भी यही लेना है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, बी की जगह भी ए ही लेना है ना। तो यानी आपका बी भी 1/2 ही हो गया, या कह लो कि वो सेम लेना है। अब a माइनस बी का मतलब 1/2 माइनस 1/2, आंसर क्या आएगा 0। अगर ये दोनों सेम होंगे तो आंसर क्या आएगा 0। और उसने बोला है कि अगर जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा a माइनस बी से, वो इंटीजर है, चेक करो। जी हाँ, ये इंटीजर है, 0 इज एन इंटीजर। और अगर वो इंटीजर है तो ये वाला जो पेयर है जिसमें दोनों एलिमेंट सेम है, वो इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे, यानी इस R को बिलोंग करेंगे, वो इस रिलेशन का ऑर्डर पेयर है। तो वैसे तो मैंने एग्जाम्पल से आपको करके दिखा दिया, लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल अगर ट्रू होता है, ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर ट्रू है देन यू कांट शो इट बाय बाय प्रूविंग इट विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल, आपको जनरली करके दिखाना होता है वो। तो आप पहला पार्ट लीजिए, इसमें इसमें हाँ a माइनस ए, पहले तो लिख लीजिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू q, कोई भी a हो जो रेशनल नंबर में बिलोंग करता है, उस सेट से बिलोंग करता है, तो a माइनस ए, क्योंकि b की जगह भी अब आप a रखेंगे तो 0 आता है, दैट इज एन इंटीजर। इसका मतलब अगर हम यहाँ b की जगह a रख देते हैं, a, तो वो रिलेशन में लाई करेगा, क्योंकि उसने उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है, देयरफॉर इट इज ट्रू। ठीक है जी। अब इसके बाद सेकेंड पार्ट देयरफॉर ट्रू हो गया, देयरफॉर फर्स्ट पार्ट इज ट्रू, ये ट्रू हो गया। अब सेकेंड पार्ट पर आ जाइए। सेकेंड है, ये हमें गिवन है, ये चीज हमें गिवन है, इट इज गिवन दैट a, b दिस ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। इसने बोला है ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस रिलेशन को बिलोंग करता है। अगर ये इस रिलेशन को बिलोंग करता है तो ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसकी कंडीशन क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि अगर इसने बोला है कि a b बिलोंग्स टू r है, ये इसने गिवन है हमें, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट इज बिलोंगिंग टू z, क्योंकि कोई भी पेयर रिलेशन में तभी बिलोंग करता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जब उनका डिफरेंस z को बिलोंग करता है। तो इसने बोला जी ये पेयर रिलेशन में है, इसका मतलब ये डिफरेंस z को बिलोंग करता है। अच्छा अब एक चीज देखिए, अगर 7 बिलोंग्स टू z है, 7 इज एन इंटीजर, अगर मैं उसको माइनस कर दूं तब भी तो वो इंटीजर ही है कि नहीं। 7 इंटीजर है तो -7 इज ऑल्सो इंटीजर, -3 इज एन इंटीजर तो +3 इज ऑल्सो इंटीजर, माइनस ऑफ -3। ठीक है, तो कोई भी अगर आपके पास इंटीजर है तो उसका अपोजिट साइड भी तो होगा इंटीजर्स में। तो अगर हम बोल रहे हैं a माइनस बी इंटीजर है तो माइनस ऑफ a माइनस बी भी तो इंटीजर होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो इसका मतलब b अब पॉजिटिव हो गया और a क्या हो गया, नेगेटिव, बिलोंग्स टू इंटीजर। और अब इसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू z करता है, तो भी ये फर्स्ट एलिमेंट कॉमा सेकेंड एलिमेंट ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है। तो अब ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकेंड एलिमेंट हो गया कि नहीं। दिस इंप्लाइज b कॉमा a बिलोंग्स टू r इज ट्रू, ये भी ट्रू हो गया क्योंकि उसने बोला कि अगर a भी r को बिलोंग करता है तो प्रूव कीजिए b कॉमा a, यानी इसको रिवर्स करके भी वो r को बिलोंग करेगा, और वो तभी बिलोंग करेगा जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, इसलिए ये बिलोंग कर रहा है। आप आ जाइए थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में जैसे सेकेंड पार्ट में आपको सिर्फ एक पेयर दिया था कि वो उस रिलेशन का है, यहाँ पर दो पार्ट्स दिए हुए हैं कि ये इस रिलेशन के हैं। कौन कौन से हैं, एक तो ये दिया है कि a b बिलोंग्स टू r है,
भाई अगर ए बी आर में इस ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट जो है वो आपका इंटीजर को बिलोंग करता है, इसको नंबर 1 दे दीजिए। लेकिन उसने एक और भी बात बोली है कि सिर्फ ये नहीं बिलोंग करता, ये भी बिलोंग करता है। एंड इसने बोला सेकेंड दिस ऑर्डर्ड पेयर इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर। भाई ये भी बिलोंग करता है, इसका मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तभी बिलोंग करता है। अब ये कह रहा है कि ये भी बिलोंग करता है, इसका मतलब ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या है कंडीशन? फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट बी माइनस सी बिलोंगिंग टू किसको? इंटीजर्स को। दिस इज नंबर 2। अब मैं आपको एक फिर प्रॉपर्टी बताती हूँ कि अगर दो इंटीजर, मान लो -2 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, ये दो इंटीजर है, अगर आप इनको ऐड कर दो या इनको सब्ट्रैक्ट कर दो या इनको मल्टीप्लाई, 3 चीजें बता रही हूँ। एडिशन ऑफ 2 integers is an integer, subtraction of 2 integers is an integer and multiplication of 2 integers is also an integer। तो अगर ये दोनों integers हैं तो addition of 2 integers is also an integer। addition of 2 integers is also an integer। इस वजह से अगर मैं ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो मैं इन दोनों को अगर ऐड कर देती हूँ वो भी एक इंटीजर होगा। यानी कि आपका a माइनस बी प्लस b माइनस सी भी एक इंटीजर होगा। ठीक है, तो अब इसमें माइनस बी प्लस बी से कट गया तो आपके पास क्या आया जी? आपके पास आया a माइनस सी बिलोंगिंग टू इंटीजर। a माइनस सी यानी फर्स्ट एलिमेंट a कॉमा सेकेंड एलिमेंट c, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसका ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में लाई करेगा। तो यानी कि a c बिलोंग्स टू रिलेशन, यही वो कह रहा था। क्या ये ठीक है? a c बिलोंग्स टू आर है तो वो भी आपका यस इट इज ट्रू, ये भी ट्रू आ गया। Now students, same type of question is there in miscellaneous exercise, that is your question number 9। इसमें क्या दिया? Let R be a relation from n to n defined by R is equal to AB and A and B। This time you can see both of these are belonging to natural numbers, दोनों natural number होने चाहिए and A is equal to B square है। तो पहले आपको बोला गया है क्या? A is equal A यानी कि दोनों एलिमेंट्स सेम हो। सेम कब होंगे? जब यहाँ पर भी a ही आ जाएगा और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फॉर ऑल a here a belonging to natural numbers it is satisfying, you are to prove। let a is equal to अगर हमने 2 ले लिया तो अब b की जगह भी यहाँ आपका a अगर चाहिए, आपको ये b की जगह a चाहिए तो यहाँ पर इस कंडीशन में आप पुट करके देखिए क्या 2 is equal to 2 स्क्वायर है? 2 is equal to 2 स्क्वायर is not true, it is not true। 2 is equal to 4 होता है, 2 is not equal to 2 square, sorry 2 is equal to 2 होगा, 2 is not equal to 4। if 2 is equal to 4 है तो it means it's not true। this implies 2 comma 2 doesn't belongs to relation, therefore a comma a doesn't belongs to R, यानी कि ये हो गया false आपका। क्यों हुआ? क्लियर है? अब आ जाइए आप सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में दिया ए बी बिलोंग्स टू आर हमें दिया है, यानी कि आपका b का जब स्क्वायर करेंगे तो a होगा। मान लो a 4 ले लो और b ले लो 2, तो a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है कि नहीं? ये देखिए a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है। क्यों? 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर है ना, है, क्योंकि इसने बोला a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। लेकिन बट आप क्या कीजिए, b इज इक्वल टू a स्क्वायर कीजिए, यानी कि b की जगह 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज नॉट ट्रू। अगर आप कोई एक ऐसा पेयर ले रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए बी बिलोंग्स टू आर आपने लिया
यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से आपने ए और बी लिए, लेकिन जब उनको रिवर्स कर देते हैं, बी की जगह ए रखिए, यानी बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर करके देखो आप, तो क्या वो ट्रू है? नहीं है वो ट्रू। दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए डजंट बिलोंग्स टू आर। जबकि वो कह रहा है कि बी ए बिलोंग्स टू आर है, तो हमने कहा नो, इट इज फॉल्स। आया जी ये भी आपको समझ? थर्ड है आपका, देखो जब भी ट्रू होता है तो हमें जनरली करना पड़ता है, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया, लेकिन यहाँ पर सारा फॉल्स आ रहा है। जो जब भी फॉल्स आता है तो हमें काउंटर एग्जाम्पल से वो शो करना पड़ता है कि ये देखिए कि ये ट्रू नहीं है। यहाँ पर ये ट्रू था एक जगह पर, ये वाली कंडीशन ए वाली 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर होता है, एक कंडीशन में ट्रू है, लेकिन वो कह रहा है फॉर ऑल होना चाहिए, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए, इसलिए यहाँ पर ये फॉल्स ही कहलाएगा। अच्छा नेक्स्ट है आपका, उसने दो पेयर दिए हैं आपको, ए बी और बी सी, और यहाँ पर ये इस तरीके से लेना है कि आपका ये बी जो सेकेंड एलिमेंट है, इधर इट मस्ट एक्ट एज अ फर्स्ट एलिमेंट। तो अब मैंने लिया ए बी और सी इस तरीके से। आपको लेना है ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड बी सी इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि बी इज इक्वल टू सी के स्क्वायर के इक्वल है। यानी कि आपने लिया अगर ए 16 ये 4 और इधर लिया आपने 2, तो आप यहां पर देखिए ए क्या है 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर ट्रू है, इज इक्वल टू यहां पर b इज इक्वल टू सी स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये भी ट्रू है। बट नाउ यू वांट ए सी बिलोंग्स टू आर, इसको पहले से करके देख लीजिए। ए सी बिलोंग्स टू आर कब होगा? व्हेन a इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी a क्या है? a क्या है आपके पास 16 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, c क्या है 2 स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर है? नो, 16 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज नॉट ट्रू, is not true, therefore this implies 16, 2, यानी कि 16 क्या था? 16 आपके पास था a and 2 किसको रखा था आपने? c, that doesn't belongs to r। जबकि इसने बोला ac belongs to r होगा, तो ये भी false आ गया हमारा। तो इसके साथ अब हमने ये मिसलेनियस के ये क्वेश्चन जो टिपिकल टाइप का वो भी करा दिया। नेक्स्ट में आपको डोमेन फंक्शन ऑफ फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस मैं कराऊंगी।